Hello, students. Wish you a very warm welcome on this wonderful session on YouTube. My name is Ayush Sharma. I am a star educator on Unacademy. देखिए पिछले कुछ दिनों से कई बच्चों के कॉल मैसेजेस आ रहे थे कि सर चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस हो नहीं पा रही है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे इस साल, तो कैसे सिलेबस होगा, कैसे हम करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, आज से अपन यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। इसके अंदर अपन फर्स्ट चैप्टर के रूप में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टेट को। तो देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने ये चैप्टर पूरा पॉइंट्स के रूप में लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत भी ना आए और ऐसा ना हो जाए कि थ्योरी हो गई। आपको अच्छे से समझ में आएगा, जगह जगह पर डायग्राम्स भी हैं ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में अपन बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं किसका, या अपने को जानकारी होनी चाहिए किसकी, आवेश की। अब प्रश्न उठता है कि सर ये आवेश क्या होता है भाई। तो देखो आवेश के बारे में आप सब सुपरिचित हैं, 9th-10th क्लास में सब आवेश के बारे में पढ़कर आए हैं, विद्युत धारा पढ़कर आए हैं, तो आवेश से आप सब परिचित हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आवेश आप जानते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो शाखाएं बनाने की जरूरत क्या पड़ी। आई बात समझ में। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं अभी, आप चूंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टेट में अपन अध्ययन करते हैं किसका, स्थिर आवेश का, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अध्ययन करते हैं किसका, गतिमान आवेश का। आ रही है बात समझ में। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये इलेक्ट्रोस्टेट में स्थिर आवेश का अध्ययन क्यों करना और गतिमान आवेश का अध्ययन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्यों करना, क्या जरूरत पड़ी, क्यों अपन आवेश का अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते, क्या फर्क पड़ जाता है गति में और स्थिर अवस्था में। तो देखो आपकी जिज्ञासा में शांत करता हूं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है और एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है। आई बात समझ में। तो देखिए जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है उसकी हार्ट बीट स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी जो आदमी बैठा हुआ है उसकी तुलना में, और जो आदमी दौड़ लगा रहा है उसका एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जो दौड़ लगा रहा है तो उसकी एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है उसमें। और जो आदमी बैठा हुआ है उसमें ना ही तो एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, तो आराम से बैठा हुआ है, उसकी एनर्जी भी खर्च नहीं हो रही है और उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा नहीं है। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये देखिए कि जो आदमी बैठा हुआ है उसके गुणधर्म अलग हैं और जो आदमी गति में है उसके गुणधर्म अलग हैं। इसी प्रकार आवेश भी जब स्थिरावस्था में होता है तो उसके गुणधर्म अलग होते हैं, और जब वो गति में आ जाता है तो उसके गुणधर्म अलग होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टेट अपन शुरू करते हैं। परिभाषा देखिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, एग्जांपल्स चार्जेस एट रेस्ट। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, वह शाखा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टेट। अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद डायनेमिक चार्जेस, एग्जांपल चार्जेस इन मोशन। इसका मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं और वो आवेश किस अवस्था में हो, गतिमान अवस्था में, तो वो शाखा क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पर देखिए चूंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टेट एक अलग चैप्टर है, तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट। और इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि विद्युत आवेश क्या है और इसके कुछ मूलभूत गुणधर्म जो आपने छोटी क्लासेस में या तो पढ़े हैं या नहीं पढ़े, वो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जस्ट लाइक मास। इसका मतलब क्या है, देखिए जिस प्रकार संसार की हर वस्तु का मूलभूत पदार्थ होता है कौन, द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो विद्यमान है इस संसार में वो एक निश्चित द्रव्यमान रखती है, एक निश्चित मास रखती है। होता है कि नहीं होता है, कोई भी वस्तु है देखिए एक निश्चित मास गेन करके रखती है वो। उसी प्रकार इस संसार में जो भी वस्तु है उस पर कुछ ना कुछ आवेश जरूर है। ये अलग बात है कि वो आवेश न्यूट्रल फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है कि नेगेटिव फॉर्म में है। आई बात समझ में। तो आवेश भी द्रव्यमान की भांति ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जब अपन आगे पढ़ेंगे इस पॉइंट से आप परिचित होंगे आराम से। देखिए जो आवेश होता है यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये अलग बात है कि सर कैसे करता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी अपन थोड़ा आगे जब अपन फ्लो में होंगे जब देखेंगे।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आवेश की सहायता से अपन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट कूलम। देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको अपन कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हुआ? कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 l0 t1 a1। देखिए जब मैंने आपको विमाएं पढ़ाई थी क्लास में तो आपको बताया गया था कि आवेश की विमा कैसे निकालते हैं। देखिए ये कैसे आई? कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। देखिए बिल्कुल कठिन नहीं है, कैसे आया। विमीय विश्लेषण जब आपको पढ़ाया गया था तो बताया था किसी भी राशि की विमा निकालने के लिए आपको उसका मूलभूत संबंध ध्यान होना चाहिए। तो देखो आवेश का संबंध क्या है? Q बराबर आई टी। आई क्या है? विद्युत धारा, इसकी विमा क्या होती है? A। और ये T क्या है? समय की विमा क्या होती है? T1 A1 हो गया। और बाकी ना ही इसमें M है ना ही L है, तो इनको 0 0 कर दो, तो M0 L0 T1 A1। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड एलजेब्रिकली। इसका मतलब क्या है? देखो ये आवेश जो है अदिश राशि है और अदिश राशियों को बीज गणितीय या एलजेब्रिकली रूप से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। होता है ना, अदिश राशियां सदिश योग का पालन थोड़ी करती है, इनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। देखो डायरेक्ट ऐड का मतलब एग्जाम्पल दें, चलो ठीक है, मान लो ये एक निकाय है, इसके अंतर्गत इसके अंदर 2 कूलाम और 3 कूलाम आवेश विद्यमान है। 2 कूलाम और 3 कूलाम आवेश, तो इस निकाय के अंदर टोटल कितना आवेश हो गया? 5 कूलाम हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन ने क्या करा? वेक्टरली थोड़ी ऐड करा इसको, अपन ने इसको डायरेक्ट बीज गणितीय रूप से ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। अब भाई प्रश्न उठता है कि सर ये आप इतनी देर से आवेशित कणों के बारे में बात कर रहे हो, आवेशित कण होते क्या हैं? तो देखिएगा आवेशित कण क्या होते हैं, आप इनसे बचपन से जानते हो इनको, तो ध्यान रखिएगा। आवेशित कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। और भी होते हैं, ये अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन से हैं। आई बात समझ में? तो ये अपन ने आवेश के बारे में कुछ मूलभूत गुणधर्म आई होप आपको ये आवेश अच्छे से समझ में आया होगा, इसके सारे गुणधर्म समझ में आए होंगे। देखिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, एसआई मात्रक कूलाम है, विमीय सूत्र A1 T1 है और अदिश राशि है, और इसको बीज गणितीय या एलजेब्रिकली डायरेक्ट अपन ऐड कर सकते हैं। और कुछ आवेशित कणों के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चार्जेस दिए गए हैं। ये फंडामेंटल चार्जेस क्या कहलाते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं अपन मूलभूत कण। आई बात समझ में? ये वो मूलभूत कण हैं जो इस संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर निहित होते हैं। आई बात समझ में? मतलब संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो इनके बिना निर्मित की जा सके। आई बात समझ में? ये संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए ये तो अपने को पता है कि चलो मूलभूत कण हैं, आप 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण मूलभूत कण होते हैं। चलो ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इन मूलभूत कणों पर आवेश क्या क्या होता है। आई बात समझ में? तो देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा ध्यान रखना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का, और इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहा जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश। देखिए प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, किंतु वहां पे माइनस आता है और यहाँ पे परिमाण में क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का आवेश तो अपन बराबर मान सकते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक और प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। आई बात समझ में? तो प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य माना जा सकता है, किंतु चिन्ह विपरीत होंगे। तो प्रोटॉन का आवेश ध्यान रखिएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि सर आपने इलेक्ट्रॉन का बता दिया, प्रोटॉन का बता दिया, अब न्यूट्रॉन का आवेश क्या है? तो देखिए बच्चों ये बड़ा सिंपल है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर जो आवेश है वो 0 होता है,
यही कारण है, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि जो न्यूट्रॉन कण है ये उदासीन कण होते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है यार, ये इसको देखो ध्यान से। चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी फाउंड बाय नोइंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है ना यार, उसको आप टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन के योग से देख सकते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया हो, तो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। देखो, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चार्ज ऑन H प्लस एटम इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसका मतलब क्या है, कैसे आया? तो देखो, सिंपल जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ना, ये हाइड्रोजन परमाणु, इसके अंतर्गत इसके अंदर क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब देखो H प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस आया, इसका मतलब है कि जो एक इलेक्ट्रॉन था ना इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इस प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को मार दिया गया या एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया। तो अब H प्लस के अंदर क्या बचा, केवल एक प्रोटॉन बचा। आई बात समझ में? तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है भाई, ये रहा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आई बात समझ में? देखो एक बार और बता दूं, जो सिंपल हाइड्रोजन परमाणु है कि नहीं है, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो बचा क्या, एक प्रोटॉन। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आई बात समझ में? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ये बात अभी क्लियर होने वाली है। देखो, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन He2+। अब देखो ये थोड़ी समझने वाली बात है, आपसे हीलियम +2 पे अब की बार आवेश पूछा है। तो देखो हीलियम है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन? देखो हीलियम के अंतर्गत होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अब यहाँ पे चूंकि फिर +2 चार्ज आया, इसका मतलब क्या है कि किसी ने हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मर गए। तो क्या बचा, इसके अंदर क्या बचा, 2 प्रोटॉन बचे। तो एक प्रोटॉन का आवेश आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो 2 प्रोटॉन का नहीं बता सकते क्या यार? बता सकते हैं ना, कितना हो जाएगा? अरे नहीं बता सकते क्या? अरे बता सकते हैं भाई, देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो पूरी क्वांटिटी है यहाँ पर, ये किससे इंटू हो जाएगी, 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन था और हीलियम में 2 प्रोटॉन है। आ रही है क्या बात समझ में? क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? वेरी गुड। अगर फिर भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में दे डालिए कि वीडियो के सर इतने सेकंड इतने मिनट पे ये दिक्कत आई, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, आवेश के बारे में ही खास बातें मैं आपको बताता हूं। चार्ज प्रेजेंट इन एवरी एटम, इट एग्जिस्ट इन एवरीथिंग अराउंड अस। देखो जो मैं इतने देर से बोल रहा था वो आपको लिखित में मिल गया, इसका प्रमाण मिल गया कि चार्ज प्रेजेंट इन एवरी एटम, कि जो आवेश है प्रत्येक परमाणु में मौजूद होता है और इस संसार की प्रत्येक वस्तु में मौजूद है, हमारे चारों ओर मौजूद है आवेश। आ रही है बात समझ में? सेकंड पॉइंट देखिए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा कि हर वस्तु में आवेश है, हर वस्तु आवेशित है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आवेश होते हुए भी इनमें से करंट क्यों नहीं लगता हमारे? सरल शब्दों में यही सोचते हैं अपन, आवेश का मतलब अपन करंट से ही लेते हैं। तो यदि वस्तु आवेशित है तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? तो देखो ये जो पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट वाला, ये वाला जो पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ये आपके उस जिज्ञासा को शांत कर देगा। तो देखो जो वस्तुएं अपने पास होती है वो न्यूट्रल वस्तुएं होती है, और न्यूट्रल वस्तुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान रूप से फैले हुए होते हैं। और समान रूप से यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फैले हुए होंगे तो इनमें किसी भी प्रकार का आवेशन नहीं होगा। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे और मर जाएंगे। तो जो नेट चार्ज है बॉडी पे वो कितना हो जाता है, 0। आ रही है बात समझ में? इसीलिए संसार की हर वस्तु आवेशित तो है पर वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज 0 है। आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक ये डायग्राम दिया हुआ है यार, ये गोला, इस गोले में देखो माइनस चार्ज काउंट करो, 1 2 3 4 5।
आई बात समझ में? तो देखो इसके अंतर्गत 5 तो कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 5 कितने नेगेटिव वाले चार्ज हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब देखो इसके अंदर 5 ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो एक बात बताओ यार, 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 ही क्या है, प्रोटॉन। क्या ये आपस में साथ रह पाएंगे? नहीं, ये इसको मार देगा और ये इसको मार देगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे का सर्वनाश कर देंगे और ये जो पूरी बॉडी है ये कैसी हो जाएगी? ये पूरी बॉडी हो जाएगी कैसी? न्यूट्रल बॉडी। आई बात समझ में? तो अपने घर में जो लोहा है, जो लकड़ी है, वो सब आवेशित तो हैं, किंतु उनमें यही व्यवस्था है। इसके अंदर क्या होता है, जितने धनायन उतने ही ऋणायन होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर हमारे घर में जो लोहा है वो तो कभी कभी जब उसमें विद्युत का तार लगाया जाता है तो आवेशित भी हो जाता है। तो देखो वो कंडीशन अलग है, वहां पे आप बाहर से विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का संरेखन होगा, जो अपन आगे देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यदि आपसे कोई पूछे कि एक न्यूट्रल वस्तु है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो देखो डरना नहीं है, साफ बता देना है। यदि मैंने न्यूट्रल बोल दिया और 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैव लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो आवेशित वस्तुएं होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता रखती है या इलेक्ट्रॉन्स की क्या रखती है, कमी रखती है। अब भाई ये क्या बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है हमारे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो देखो समझने की कोशिश करो, कोई भी वस्तु दो ही प्रकार के तो आवेश रखती है, या तो धनावेशित होगी या क्या होगी, ऋणावेशित होगी। अब देखो यदि कोई वस्तु धनावेशित है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कोई वस्तु क्या है, धनावेशित है, तो धनावेशित होगी, इसका मतलब क्या है, देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 टाइप के चार्ज हैं। पहला है कौन सा, पॉजिटिव, दूसरा है कौन सा, नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव के नीचे लिखी हुई एक बात यार, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हाइड्रोजन था, इसमें से क्या निकला था बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकला था, तो क्या बन गया था, ये H+ बन गया था कि नहीं बन गया था, बन गया था ना। इसी प्रकार किसी भी वस्तु में से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उस वस्तु पे नेट आवेश कौन सा आ जाएगा, धनावेश। आई बात समझ में? तो धनावेशित वस्तुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ही ये कैसे हो जाते हैं, धनावेशित। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ चार्जेस, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होती है, जब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। आई बात समझ में? अब प्रश्न उठता है भाई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होंगे यार, हमारे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होंगे। तो देखो ये वस्तु है कोई, एक तत्व ले लेते हैं नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे मान लो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कर दूं, या मान लो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको ऐड कर दिया। आई बात समझ में? मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया यार, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक चार्ज बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार कोई भी वस्तु का धनावेशित या ऋणावेशित होना उसके इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है इसका अर्थ है क्या, कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी अधिकता है। आई बात समझ में? और जो वस्तुएं न्यूट्रल होती है उनमें ना ही तो अधिकता होती है ना ही कमी होती है। आ रही है बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि आवेश है इनके क्या गुणधर्म होते हैं। आई बात समझ में? जब तक के लिए आज अपना फर्स्ट डे था, तो आप जो भी डाउट्स हो आपके या जो भी आपकी बुक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए, रोज तैयारी कीजिए, और कल से अपन प्रॉपर रूप से शुरू करेंगे विद न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टेट। अब तब तक के लिए थैंक यू।